सभी को गुड मॉर्निंग। नागर ग्रुप की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि कल मैंने आपको एंटिटी क्लासेस के बारे में, प्रैक्टिकल के बारे में कल अवेयर करवाया था, कल बताया था आपको एंटिटी क्लासेस के बारे में कि आपको आपकी प्रैक्टिकल किस प्रकार से कैसे तैयार करनी है। आप सभी अपने अपने प्रैक्टिकल तैयार कर लीजिए। दूसरा, आज आपकी एंटिटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की आज आपकी थ्योरी की पहली क्लासेस है, जिसके दौरान आपको बुक्स के बारे में बताया जाएगा। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको बुक्स नहीं मिली है। जिन कैंडिडेट को बुक नहीं मिली है वो अपनी क्लास ऑनलाइन लगा सकते हैं। ऑनलाइन लगाने का प्रोसेस आपको बता दिया गया था। आपके ग्रुप में डेली वीडियोज़ आएंगी, आपने इस वीडियो पर क्लिक करना और अपनी क्लास को अटेंड करना, आपने सबकी वीडियो को देखना है। उसके वीडियो के अंदर आपकी बुक का जितना कंटेंट है सारा पढ़ा के समझाया जाएगा आपको कंप्लीट अच्छे तरीके से, और जिसमें आपके टोटली चैप्टर आएंगे। आपको जो बुक दी गई है वो इस प्रकार की बुक है, जिसके ऊपर लिखा ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। ये आपकी बुक्स रहेगी। इस बुक के अंदर अगर बात की जाए चैप्टर की, तो इस बुक के अंदर टोटली इसके अंदर 8 चैप्टर है। इस बुक के अंदर टोटल 8 चैप्टर दिए गए हैं। पहले चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 1 चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान। इसमें बच्चे के विकास से लेकर के उसकी अलग अलग अवस्थाओं से लेकर के उसके बड़े होने तक की हर प्रकार की परिस्थिति के बारे में बताया गया है। तो आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर सारा का सारा बाल मनोविज्ञान के बारे में बताया गया है। उसके बाद सेकंड जो चैप्टर आपका रहेगा वो है चाइल्ड केयर एंड हेल्थ टॉपिक। चाइल्ड केयर का मतलब क्या है, तो बच्चे की देख रेख कैसी करनी चाहिए आपको, कि उसको किस किस प्रकार के कौन कौन से रोग हो सकते हैं, उनकी रोकथाम कैसे करनी चाहिए, वो सारा का सारा टॉपिक आपका थर्ड चैप्टर के अंदर, सेकंड चैप्टर के अंदर आएगा, जिसका नाम है बाल कल्याण एवं स्वास्थ्य, चाइल्ड केयर एंड हेल्थ टॉपिक्स, चैप्टर नंबर 2। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 3 रहेगा सोशोलॉजी एंड गाइडेंस, समाज शास्त्र एवं निर्देशन। इसमें समाज में अलग अलग प्रकार के रहन सहन, वातावरण के बारे में बताया जाएगा, जिसके अंदर आपके समाज से रिलेटेड अलग अलग प्रकार के टॉपिक आएंगे जो आपने अच्छे तरीके से लर्न करने हैं, सुनने हैं, समझने हैं। उसके बाद आपका फोर्थ चैप्टर आएगा स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, विद्यालय संगठन। कोई बच्चा अगर छोटा है उसके बाद वो स्कूल में विद्यालय में जाता है तो पहले कौन सा विद्यालय में जाएगा, उसके बाद कौन से में जाएगा, उसको किस किस प्रकार की क्या क्या उदाहरणा याद आती है, सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। उसके बाद फिफ्थ चैप्टर आपका रहेगा प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के सिद्धांत। शिक्षा प्राप्त करने के लिए में किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सिद्धांत को फॉलो करना चाहिए, वो आपका फिफ्थ चैप्टर में आएगा। सिक्स चैप्टर रहेगा इसके अंदर एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा से संबंधित बच्चों के मनों में किस किस प्रकार की प्रवृत्तियां आती है वो सारा का सारा आपका इस सिक्स चैप्टर के अंदर समझाया जाएगा। इसके बाद सेवन चैप्टर आपका रहेगा शिक्षा के विशेष विधियां, शिक्षण की विशेष विधियां, स्पेशल मेथड ऑफ टीचिंग, स्पेशल मेथड ऑफ टीचिंग का सिद्धांत रहेगा इसके अंदर। उसके बाद 8 चैप्टर रहेगा मेथड ऑफ टीचिंग टॉपिक, शिक्षण की विधियां, किस किस प्रकार से कैसे कैसे बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है। इसके बाद आप सबसे पहले बात करते हैं आपके बुक के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी। बुक के पहले चैप्टर के अंदर पहला क्वेश्चन दिया गया है, बाल मनोविज्ञान से आप क्या समझते हो। बाल मनोविज्ञान का अर्थ तथा परिभाषा दीजिए। बाल मनोविज्ञान एवं बाल विकास में क्या अंतर है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चाइल्ड साइकोलॉजी, एक्सप्लेन मीनिंग एंड डिफाइन चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसके अंदर क्या बताया गया है, मनोविज्ञान एक व्यवहारिक जीवन है, इसकी अनेक व्याख्याएं अनेक प्रकार से पूर्णतः स्पष्ट की गई है। मनोविज्ञान जो है उसकी अनेक प्रकार की व्याख्याएं हैं और ये एक व्यवहारिक विज्ञान है। व्यवहारिक का मतलब क्या होता है, मनुष्य जिस वातावरण में रहता है, जो रहन सहन होता है उसका, उसके अकॉर्डिंग जो प्रतिक्रिया करता है, उन क्रियाओं को हम बोलते हैं वातावरण। मनोविज्ञान व्यवहारिक वातावरण, व्यवहार बोलते हैं उस व्यवहारिक वातावरण, मतलब उसको समझना, अंडरस्टैंड करना, व्यवहारिक मनोविज्ञान कहलाता है। उसके बाद जेम्स ड्रेवर कहते हैं, इन्होंने मनोविज्ञान की परिभाषा शारीरिक तथा मानसिक व्यवहार की व्याख्या करने वाली विज्ञान के रूप में की है और इसका संबंध भौतिक अनुबंध के रूप में है। जेम्स ड्रेवर कहते हैं कि इन्होंने जो मनोविज्ञान की परिभाषा दी है वो शारीरिक और मानसिक दोनों के तालमेल से मनुष्य जो प्रतिक्रिया करता है, उन प्रतिक्रिया के आधार पर जो भी समाज के अंदर व्यवहार करता है, उस व्यवहार का अध्ययन करने को मनोविज्ञान की परिभाषा, मनोविज्ञान की संज्ञा दी गई है। क्लियर। उसके बाद मनोविज्ञान की उपयुक्त परिभाषाएं
प्राणियों के मानसिक तथा शारीरिक व्यवहार का अध्ययन एवं उन पे पड़ने वाले व्यवहार आदि सभी का अध्ययन करती है। मनोविज्ञान एक व्यवहारिक जीवन है जिन्हें जीवन के जिन जिन क्षेत्रों के सिद्धांत तथा व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। सामान्यतः यह माना जाता है कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति से बालक की आवश्यकताएं संतुष्ट की जा रही हैं, किंतु यह भी उतना ही सही है कि प्रेम, स्नेह, क्षमा, ममता आदि मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति न होने से उसके विकास तथा अभिवृद्धि में दोष आ जाते हैं। देखिए, जेम्स डेवर कहते हैं कि मनोविज्ञान जो है उसकी ऊपर जो परिभाषा दी गई है वो मानसिक तथा शारीरिक व्यवहार का अध्ययन है। मनुष्य मस्तिष्क के द्वारा सोच के जो कार्य करता है, शारीरिक द्वारा सोच के जो कार्य करता है, जिस समाज में रहता है उस समाज में जिस प्रकार से प्रवृत्तियां करता है, उन सभी के आधार से जो कार्य होता है उसको समझना क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। उसके बाद इसके ऊपर पड़ने वाले आदि प्रभाव सभी का अध्ययन, जो उसके द्वारा जो प्रभाव पड़ता है, समाज के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है। देखिए कि समाज में अगर कोई व्यक्ति अच्छा होगा तो उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, बुरा होगा तो उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि हमारे गली मोहल्ले में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो दुराचार करते हैं, जो नशा वगैरह करते हैं, तो उसका समाज पे गलत असर पड़ेगा। तो वहीं कुछ हमारे मोहल्ले में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो भी दान पुण्य करते हैं, जो अच्छे अच्छे काम करते हैं, तो उनका अलग प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद मनोविज्ञान एक व्यवहारिक जीवन है। ये एक ऐसा मनोविज्ञान के बारे में बताया गया है कि आपस में हम जो व्यवहार व्यक्त करते हैं, एक दूसरे के साथ जो संपर्क करते हैं, जो व्यवहार हम समाज में यूज करते हैं, उसके बारे में इसका अध्ययन है। जिन्हें जीवन के जिन जिन क्षेत्रों के सिद्धांत तथा व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, उसमें अलग अलग प्रकार के क्षेत्र होते हैं, अलग अलग प्रकार के सिद्धांत होते हैं। उनके आधार पर जो भी मनुष्य प्रवृत्तियां करता है उसको मनोविज्ञान की संज्ञा दी गई है। उतना ही सही है कि अध्ययन किया जाता है। सामान्यतः यह माना जाता है कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति से बालक की आवश्यकताएं संतुष्ट की जा रही है। अब मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति का अभिप्राय यह है कि बच्चे को पैदा होने के से लेकर के उसकी युवावस्था तक उसको जो चीज़ की ज़रूरत होती है, किस समय उसको भोजन चाहिए, किस समय उसको खाना चाहिए, किस समय उसको स्कूल भेजना है, किस समय उसको क्या शिक्षा देनी है, कब से कब तक किस स्कूल में जाएगा, उसको घर में किस प्रकार का उसको वातावरण देना है, वो सारा डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर। जो मूलभूत आवश्यकता होती है बच्चे की, उनको संतुष्ट करने के साथ साथ बच्चे को प्रेम से, स्नेह से, ममता, क्षमा आदि मनोवैज्ञानिक आवश्यकता की पूर्ति न होने से, यदि देखिए किसी घर परिवार में अगर कलह चलता रहता है तो वहाँ पे बच्चों को दुर्व्यवहार पड़ता है। किसी घर परिवार में अगर वातावरण अच्छा है, बोलचाल अच्छा, माता पिता अच्छे से बात करते हैं, प्रेम से बात करते हैं बच्चों के साथ, तो उसका भी बच्चों के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है। क्लियर? तो इन सभी प्रवृत्तियों का अभिवृद्धि में, इन सभी प्रवृत्तियों की कमी होने के कारण अभिवृद्धि में दोष आ जाते हैं। अगर ये परिवार में ये चीज़ें ना हो तो बच्चे में दोष आ जाते हैं। ऐसे बच्चे का व्यवहार खराब हो जाता है, वो समाज में अच्छे कार्य नहीं कर पाता और किसी अच्छी पोजीशन पर नहीं जा पाता। उसके बाद बाल मनोविज्ञान के विषय में कुछ प्रश्न उठाए गए हैं। क्या बाल मनोविज्ञान का अध्ययन में इस क्षमता का विकास करता है कि वह विकास एवं परिवर्तन का सामान्य दिशा को तथा इसे पहचान सके? कहते हैं कि क्या बाल मनोविज्ञान का जो अध्ययन है उसमें इतनी क्षमता है कि वो बच्चे को विकास कर सके? बिल्कुल है। बाल मनोविज्ञान के द्वारा ही बच्चे का विकास होता है। उसको किस किस तरह की चीज़ें सिखानी है, कैसा उसको समाज में वातावरण देना है, किस तरह की उसके लोकेलिटी में रखना है, वो सारा अध्ययन ही बाल मनोविज्ञान कहलाता है। वह विकास एवं परिवर्तन की सामान्य दिशा को तथा इसे पहचान सके। कहता है कि जिस प्रकार उसका व्यवहार, जिस प्रकार बच्चे का विकास होता है, उस विकास के अनुसार किस किस प्रकार की क्या क्या सामान्य दिशाएं होती है उनको समझ सके। नंबर 2 टॉपिक कहता है क्या बाल मनोविज्ञान का अध्ययन बालक को सफल मार्गदर्शन प्रदान करता है? नंबर 3 क्या यह विज्ञान बालकों में वांछित व्यवहार परिवर्तन की दिशाओं को स्पष्ट करता है? नंबर 2 टॉपिक कहता है कि क्या बाल मनोविज्ञान का अध्ययन, जो बाल मनोविज्ञान का अध्ययन है, बालक को सफल मार्गदर्शन प्रदान करता है? क्या बाल मनोविज्ञान के द्वारा बच्चे को सफलता प्राप्त की जा सकती है? बच्चे को अच्छा आचरण देंगे, अच्छा व्यवहार देंगे, उसको अच्छी बातें सिखाएंगे तो बच्चा जरूर कामयाब होगा, क्यों नहीं होगा कामयाब। उसके बाद क्या वह विज्ञान बालकों में वांछित व्यवहार परिवर्तन की दिशाओं को स्पष्ट करता है? कहता है कि यह जो विज्ञान है बच्चों में अलग अलग उसके व्यवहार के में अलग अलग एज के अकॉर्डिंग जो परिवर्तन आते हैं उसके अनुसार
अलग अलग दिशाओं को स्पष्ट करता है, मतलब किस एज में कौन सा किस तरह का बच्चे का व्यवहार था, किस एज में कौन सा किस तरह के बच्चे का व्यवहार था। उसके बाद क्रो एंड क्रो कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म के पूर्व काल से लेकर के किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान जो बताया गया है उसमें इन्होंने इसकी परिभाषा बताई गई है कि किसी बच्चे के जन्म से लेकर के उसकी युवावस्था तक बच्चा जिस जिस स्टेज से गुजरता है, उसको जो जो मनोवृत्तियां दिमाग में आती है, उसको जो जो विकार आते हैं, उन सभी का अध्ययन करना बाल मनोविज्ञान की संज्ञा दी गई है। उसके बाद थॉमसन कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है यदि उसे उचित रूप से समझा जा सके तथा उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके। इससे हर बच्चा सफल तथा सुप्रसिद्ध व्यक्ति बन सकता है। ये कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान जो है, अगर उसको अच्छे प्रकार से अच्छे ढंग से बच्चे को बताया जाए, समझाया जाए, उसको समझा जाए, समझाया जाए, जिस समाज में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको ढाला जाए, तो हर बच्चा सफलता की ऊंचाई को छू सकता है और हर बच्चे के अंदर हर बच्चा सुप्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है। बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में विकसित हुआ है। इसके अंतर्गत बालकों के व्यवहार, स्थितियों, समस्याओं तथा उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिसका प्रभाव बालक के विकास एवं व्यवहार पर पड़ता है। आज के युग में अनेक सामाजिक, आर्थिक कारण, सांस्कृतिक, राजनीतिक कारण मनुष्य तथा उसके परिवार को प्रभावित कर रहे हैं। ये कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा के रूप में विकसित हुआ है जिसके अंतर्गत बालकों के व्यवहार, कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान एक ऐसी शाखा है जो क्या करती है, बच्चों के व्यवहार, जो बच्चे व्यवहार व्यक्त करते हैं, उनकी स्थितियां, वो किस बच्चे के अंदर किस प्रकार की मनोवृत्ति है, किस बच्चे क्या थिंकिंग है, क्या सोचता है, उसका तथा उचित समय तथा उनकी स्थितियों की समस्याओं तथा उन सभी कारणों का अध्ययन, उसमें किस किस प्रकार की समस्याएं आती है, उन सभी के कारणों का अध्ययन करना बाल मनोविज्ञान की संज्ञा दी गई है जिसका प्रभाव बालक के विकास एवं व्यवहार पर पड़ता है। जो बाल मनोविज्ञान की प्रवृत्तियां होती है, इसका अध्ययन होता है, उन सभी का प्रभाव बच्चे के विकास पे, उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। जिसका आज के युग में अनेक सामाजिक, आर्थिक कारण, सांस्कृतिक, राजनीतिक कारण मनुष्य तथा उसके परिवार को प्रभावित करते हैं। आज के युग में मनुष्य के परिवार को अनेक प्रकार की कारण होते हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। जैसे सामाजिक कारण भी हो सकते हैं, वो आर्थिक कारण भी हो सकते हैं, सांस्कृतिक कारण भी हो सकते हैं, राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं तथा उसके परिवार को प्रभावित कर रहे हैं। सेकंड जो टॉपिक है, बाल विकास एवं मनोविज्ञान में अंतर। कहते हैं कि बाल मनोविकास और बाल मनोविज्ञान में दोनों में अंतर क्या है। इसके अंतर को समझने के लिए हरलॉक ने 1978 में इसकी जो व्याख्या बताई गई है कि बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास के संबंध को स्पष्ट करते हुए लिखा है, द नेम चाइल्ड साइकोलॉजी वाज चेंज टू चाइल्ड डेवलपमेंट टू emphasize that the force was now the patience of the child development rather certain aspected of the developments। कहते हैं कि मनोविज्ञान ने बाल मनोविज्ञान को बाल विकास उस समय कहना प्रारंभ किया जब बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र बाल्यावस्था से युवावस्था तक हो गया था। कहते हैं कि बाल मनोवैज्ञानिकों ने, जो बाल मनोविज्ञान के जो मनोवैज्ञानिकों ने बाल मनोविज्ञान को बाल विकास कब कहना स्टार्ट किया, उस समय कहना प्रारंभ किया जब बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र बाल्यावस्था से में युवावस्था तक हो गया था। मतलब इसका जो सिलेबस था, इसका जो कार्यकाल था, इसका जो क्षेत्र था, बाल्यावस्था से लेकर के युवावस्था तक जो हो गया, तो उसके बाद इन्होंने बाल मनोविज्ञान को बाल विकास की संज्ञा दी गई। यहाँ युवावस्था के व्यक्ति का अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो यद्यपि किसी प्रकार की जो हर दृष्टि से परिपक्व होता है, परंतु उसे प्रौढ़ावस्था से संबंधित उत्तरदायित्वों, अधिकारों और असुविधाओं को रखने की दृष्टि से परिपक्व समझा जाता है। ये कहते हैं कि जहाँ युवावस्था के व्यक्ति का अभिप्राय, युवावस्था जो होती है उस व्यक्ति का जो अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो हर दृष्टि से परिपक्व होता है, जो हर प्रकार से परिपक्व होता है, जिसमें समाज से संबंधित उत्तरदायित्वों का पता होता है, उसको अधिकारों का पता होता है, क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या असुविधाएं हैं,
हर प्रकार की अवस्थाओं का पता होता है, युवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक की अवस्थाओं का उसको पता होता है। उसके बाद मनोवैज्ञानिकों ने यह भी अनुभव किया है कि इस प्रकार के अध्ययन से पता नहीं चलता कि बालकों की आयु में वृद्धि के साथ साथ उनकी व्यवहार विशेषताओं में क्या क्या किन किन कारणों में परिवर्तन होते हैं। कहते हैं कि जो बाल मनोविज्ञान है, इससे मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने अनुभव किया है कि इस प्रकार के अध्ययनों से पता नहीं चल पाता कि बच्चे की आयु में वृद्धि के साथ साथ उनकी व्यवहार विशेषताओं में क्या क्या किन किन कारणों के परिवर्तन आते हैं। कहते हैं कि अगर समाज में ये बाल मनोविज्ञान बाल अध्ययन ना हो तो बच्चों के अलग अलग प्रकार की प्रवृत्तियों के बारे में, उनकी आयु के वृद्धि के अनुसार जो उनमें बदलाव होते हैं उसके बारे में, इसका जो व्यवहार बदलता है, उनकी विशेषताओं में क्या क्या किन किन कारणों से परिवर्तन होते हैं, हमें नहीं पता चल पाता। इस प्रकार के ज्ञान के अभाव की पूर्ति हेतु बाल मनोविज्ञान में 2 अध्ययन प्रणाली का प्रचलन प्रारंभ हुआ है। अब यहाँ पे टॉपिक आता है कि क्वेश्चन आता है कि बाल मनोविज्ञान में कितनी प्रणालियों का प्रचलन होता है, तो हम क्या जवाब देंगे उसका कि 2 प्रणालियों का प्रचलन होता है, प्रचलन प्रारंभ हुआ है। और मनोविज्ञान शब्द के स्थान पर बाल विकास शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। उपयुक्त वर्णन से अब स्पष्ट हो गया कि बाल मनोविज्ञान की अपेक्षा बाल विकास बहुत विस्तृत और बाल मनोविज्ञान में अधिक अनुसंधानों की आवश्यकताएं थी। कहते हैं कि अब इन ऊपर जो तर्क दिए गए इसमें बताया गया कि बाल मनोविज्ञान और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है, बाल मनोविज्ञान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। बाल मनोविज्ञान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। बाल मनोविज्ञान का वर्तमान रूप अनेक वैज्ञानिकों एवं शोधकर्ताओं का फल है। इसके विकास में अनेक शोधकर्ताओं का सहयोग रहा है। सन 1903 तक बाल मनोविज्ञान की विषय सामग्री सीमित थी। इस अवधि की अधिकांश समस्याएं यह थी कि जिन भिन्न भिन्न आयु स्तरों पर शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और व्यवहार विशेषताओं में क्या क्या परिवर्तन होते हैं तथा बालकों के विभिन्न व्यवहारों में कौन कौन सी प्रमुख अवस्थाएं हैं। कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान का जो वर्तमान रूप है उसमें अनेक वैज्ञानिकों, अनेक शोधकर्ताओं ने अलग अलग प्रकार से तर्क दिए हैं, अलग अलग प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसके जो उन्हीं सभी का परिणाम स्वरूप है। इसके विकास में अनेक शोधकर्ताओं का सहयोग रहा है। अनेक प्रकार के शोधकर्ता जिन्होंने इसके विकास में योगदान दिया है। सन 1903 तक बाल मनोविज्ञान की विषय सामग्री सीमित थी। कहते हैं कि जो बाल मनोविज्ञान था उसकी विषय सामग्री बोल सकते हैं, उसका सिलेबस बोल सकते हैं, उसका जो टॉपिक बोल सकते हैं, उसका जो एरिया बोल सकते हैं, वो सीमित थी। उसके बाद सीमित थी। इस अवधि की अधिकांश समस्याएं यह थी कि भिन्न भिन्न आयु स्तरों पर शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और व्यवहार विशेषताओं में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। कहते हैं कि इसकी अवधि में समस्याएं थी कि उनको लगभग ये टॉपिक क्लियर नहीं थे कि भी इसकी अलग अलग प्रकार की आयु स्तरों पर शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और व्यवहार विशेषताओं में क्या क्या परिवर्तन होते हैं अथवा बालकों के विभिन्न व्यवहारों के कौन कौन सी प्रमुख अवस्थाएं हैं। परंतु पिछले लगभग 40 वर्षों में बाल मनोविज्ञान संबंधित अध्ययनों को एक नया ट्रेंड चला है। यह है कि मानव विकास के विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है। मुसेन कहते हैं कि मुसेन ने बाल मनोविज्ञान के वर्तमान अध्ययनों के ट्रेंड को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि मुसेन ने 1974 में बाल मनोविज्ञान के अध्ययन के बारे में लिखा है कि बताया है कि आधुनिक बाल विकास संबंधित अध्ययन वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ होते जा रहे हैं। सभी शोधकर्ताओं का नाम देना यहाँ संभव नहीं है, अतः बाल मनोविज्ञान के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के प्रमुख शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों का नाम निम्न प्रकार से है। बाल मनोविज्ञान के अध्ययन विधियों के क्षेत्र में निम्न प्रमुख शोधकर्ताओं का योगदान रहा है। नंबर 1 डेनिस का ने 1949 में, मर्फी एंड न्यूकॉम्प 1937, बुहलर ने 1937 और कैटली ने 1950, थॉमसन ने 1952 आदि में गर्भकालीन शिशु के शारीरिक विकास संबंधी अध्ययनों में निम्न प्रमुख शोधकर्ताओं का योगदान रहा है। ब्लॉक 1950, हार्टमैन 1930,
से लेकर के 1939 तक। उसके बाद होंकर्स ने 1944, वाइडल ने 1950 आदि तक। कहते हैं कि बालकों की शारीरिक वृद्धि के क्षेत्र में गैसलिन ए ने 1933, 1939, 1947, 1948 और 1950 तथा हेल्वरसन ने 1931 के अध्ययन विशेष में महत्वपूर्ण है कि स्मृति के क्षेत्र में तथा गेट्स 1939 आदि के अध्ययन अधिक महत्वपूर्ण है। भाषा विकास और भाषा के क्षेत्र में जिन जिन मनोवैज्ञानिकों के योगदान महत्वपूर्ण है, मिलर और डोलार्ड ने इस दिशा में अपने अध्ययनों के आधार पर अधिगत सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में का योगदान विशेष रूप से सराहनीय है। तीसरा टॉपिक जो आपका स्टार्ट होता है, बाल मनोविज्ञान की अध्ययन विधियां कौन कौन सी है, उनका वर्णन कीजिए। इसमें बताया गया है कि बाल मनोविज्ञान के अध्ययन करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने विधियों के वर्णन का विकास किया है। इन विधियों में जो परिणाम प्राप्त होते हैं उन्हें विश्वसनीय तथा वैध कहा जाता है। कहते हैं कि इन विधियों के द्वारा जो भी परिणाम प्राप्त होते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट और बिल्कुल करेक्ट होते हैं। बाल मनोविज्ञान की अध्ययन विधियां निम्न प्रकार से हैं। इसमें नंबर 1 विधि बताई गई, बाल मनोविज्ञान की जो पहली विधि बताई गई है, मनोभौतिक विधि। इसमें बताया गया मनोभौतिक विधि जो पहली विधि बताई गई है, मनोभौतिक विधि द्वारा मन तथा शरीर के संबंध के आधार पर व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। शरीर के विकार के साथ साथ शरीर के अन्य मानसिक शक्तियों का विकास भी होता है। इसी अध्ययन पर बेने ने बुद्धि लब्धि की कल्पना की तथा मानसिक आयु का विकार परिस्थापित किया। कहते कि जो शरीर के संबंधों के, शरीर और मन, मतलब कि जो हमारा माइंड जो सोचता है, जो हमारा शरीर जो एक्टिविटी करता है, उन दोनों के तालमेल के अकॉर्डिंग जो मनुष्य प्रतिक्रियाएं करता है उसे मनोभौतिक विधियां कहते हैं। नंबर 2 बताया गया है चिकित्सात्मक विधि। चिकित्सात्मक विधि साधारणतः अभिष्ट अधिगम व्यक्तित्व तथा आचरण संबंधित जटिल ग्रंथियों के अध्ययनों के लिए काम में लाई जाती है और इसके विचाराधीन समस्या के अनुकूल विधियां क्लिनिकल कार्य पद्धति तथा इस्तेमाल की जाती है तथा इसका लक्ष्य इस बात को पहचानना तथा मालूम करना होता है कि इसमें ग्रंथि किन कारणों से पैदा हुई है और पात्र को क्या सहायता दी जानी चाहिए। बालकों में कभी कभी असामान्य व्यवहार पाया जाता है। यदि इस असामान्य व्यवहार का समय रहते उपचार नहीं किया जाता तो उसके मानसिक विशिष्टता विकसित होती रहती है। चिकित्सात्मक विधि द्वारा ही ऐसे बालकों का उपचार किया जाता है। कह रहे कि कई बार एक ही परिवार में अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं, अलग अलग प्रकार की अवधारणाएं होती हैं, अलग अलग प्रकार के लोगों की सोच होती हैं। उसका जो समय रहते हैं हमें इसका इलाज करना संभव होना चाहिए, समय रहते इसका इलाज करना चाहिए। आगे कहते हैं नंबर 3 कहते हैं नियंत्रित निरीक्षण विधि। नियंत्रित निरीक्षण विधि बालक के निजी व्यवहार का मूल्यांकन करने में सहायता देती है। इसमें निरीक्षित करता चेकलिस्ट या सिम्पटन सीट के द्वारा बालक के व्यवहार का आकलन करता है। इस विधि की अनेक प्रतिविधियों में से मुख्य इस प्रकार है। कहता है कि जो तीसरी विधि बताई गई है वो नियंत्रित निरीक्षण विधि कहती है। उसमें पहला अलग अलग प्रकार की होती है। इसमें पहला बताया गया है सामुदायिक सर्वेक्षण, जो आप अलग अलग प्रकार से चेकलिस्ट या सिम्टम से आप तैयार कर सकते हैं, सिम्टम से। उसके बाद जो पहली विधि बताई गई है सामुदायिक सर्वेक्षण, इस विधि द्वारा किसी समुदाय में रहने वाले बालकों का अध्ययन किया जाता है। इस तीसरी विधि बताई गई नियंत्रण निरीक्षण विधि। नियंत्रित निरीक्षण विधि बालक के निजी व्यवहार का मूल्यांकन करने में सहायता देती है। इसमें निरीक्षित करता चेकस्टिक या सिम्पटन सीट के द्वारा बालक के व्यवहार का आकलन करता है। इस विधि की अनेक प्रतिविधियों में से मुख्य इस प्रकार से है। नंबर 1 सामुदायिक सर्वेक्षण। इस विधि द्वारा किसी समुदाय में रहने वाले बालकों का अध्ययन किया जाता है। इसमें किसी विशेष समुदाय के बालकों में विशेष व्यवहार क्यों उत्पन्न होता है, यह अन्य समुदाय के बालकों के व्यवहार को क्यों भिन्न होता है की जानकारी दी जाती है। मतलब किसी भी एक
किसी भी एक अलग से समुदाय में रहने वाले बच्चों की उनकी हर प्रकार की प्रतिक्रिया को रिकॉर्ड किया जाता है, उनका लिखा जाता है, उनका निरीक्षण किया जाता है और यह पता लगाया जाता है कि उनका व्यवहार सभी से अलग क्यों है। नंबर 2, चेकलिस्ट। यह बालक के विभिन्न प्रकार के विकार तथा व्यवहारों की एक सूची होती है। इस सूची में दिए गए पदों के अनुसार जांच करके भी व्यवहार तथा विकास का निरीक्षण किया जाता है। नंबर 3, परिस्थिति विश्लेषण। विभिन्न परिस्थितियों में घटने वाले बालक के व्यवहार का अध्ययन इस विधि द्वारा किया जाता है। माता पिता, शिक्षक, साथी, समुदाय आदि सभी पक्षों के साथ बालक में व्यवहार में क्या भिन्नताएं पाई जाती हैं। इस प्रकार की जानकारी उन परिस्थितियों का विश्लेषण करने से होती है जिनमें निर्दिष्ट व्यवहार किया जाता है। देखिए टॉपिक नंबर डी जो बताया गया है, इसके बाद चेकलिस्ट वाला, चेकलिस्ट में यह बताया गया कि बच्चे जो अलग अलग प्रकार से व्यवहार करता है उसकी एक सूची बनाई जाती है। उस सूची के आधार पर उसका विश्लेषण करने के आधार पर उसका निरीक्षण किया जाता है और उसको निरीक्षण करना ही चेकलिस्ट विधि कहलाती है। तीसरा टॉपिक जो है बी के बाद सी टॉपिक बताया गया है, परिस्थिति विश्लेषण। विभिन्न परिस्थितियों में घटने वाले बालक के व्यवहार का अध्ययन इस विधि द्वारा किया जाता है। माता पिता, शिक्षक, साथी, समुदाय आदि सभी को पक्षों में बाल व्यवहार में क्या क्या भिन्नता पाई जाती है। कह रहे हैं कि जो तीसरी परिस्थिति बताई गई है परिस्थिति विश्लेषण, इसमें परिवार के सभी सदस्यों का अध्ययन किया जाता है और सभी के अलग अलग जो व्यवहार होता है उनका आकलन किया जाता है। उसके आधार पर लिस्ट तैयार की जाती है और बताया जाता है कि जो उनके अलग अलग व्यवहार का कारण क्या है। उनका विश्लेषण करना ही तीसरी पद्धति परिस्थितिक विश्लेषण कहलाती है। नंबर 4 है समय निर्देशन। इस विधि द्वारा किसी निर्धारित समय में बालक के विकास तथा व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है। एक वर्ष में अनेक बालकों में शारीरिक विकास में भिन्न विभिन्न तथा उनके कारणों की जानकारी इस विधि से की जाती है। कह रहे कि एक वर्ष की अवधि के अंदर मतलब निश्चित समय के अंदर के अलग अलग प्रकार के बच्चों का अध्ययन करना और उनका आकलन करना, उनकी तुलना करना इस विधि के द्वारा संभव हुआ है। नंबर 4 बताया गया इसके अंदर प्रश्नावली विधि। विभिन्न प्रश्नों के उत्तर बालकों से प्राप्त किए जाते हैं। उनके उत्तरों के अध्ययन पर नंबर 4 प्रश्नावली विधि। विभिन्न प्रश्नों के उत्तर बालकों से प्राप्त किए जाते हैं। उनके उत्तरों के अध्ययन पर बालक के विकास का अध्ययन किया जाता है। जी स्टेनले हॉल ने सर्वप्रथम 123 प्रश्नों की सूची बोस्टन स्कूल के बच्चों का अध्ययन करने के लिए तैयार की। स्टोल्स आदि ने इस विधि का आश्रय लिया। इस विधि की सीमाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, बच्चे प्रश्नों का भाव कठिन भाषा होने के कारण संभव नहीं दे पाते। मतलब कि बच्चों जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कठिन भाषा के होने के कारण उनका वो आंसर नहीं दे पाते, इसलिए भाषा में सरल, सुगम और सहज रखनी चाहिए। उसके बाद काम संबंधी प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पाते। जो क्वेश्चन का आंसर हमें बच्चों से चाहिए वो कई बार नहीं मिल पाते इस विधि के द्वारा। उसके बाद जानबूझकर गलत उत्तर आ जाते हैं। नंबर 3 बताया गया इसमें जानबूझ के उत्तर भी गलत आ जाते हैं। और तीसरा, माता पिता पक्षतापूर्ण उत्तर देते हैं। नंबर 5, जीवन वृत्तांत विधि। इस विधि द्वारा बालक के जीवन क्रम का लेखा जोखा सतर्कता पूर्वक रखा जाता है। बालक के जन्म के समय होने वाली घटनाओं का संकलन किया जाता है। माता पिता, अभिभावक तथा रिश्तेदारों से बालक के बारे में सूचना मांगी जाती है। 1885 ईस्वी में प्रेयर ने जर्मनी में इस विधि का प्रयोग किया था। नंबर 6 है और लास्ट इसके अंदर टॉपिक है सांख्यिकी विधि। सांख्यिकी विधि से प्राप्त आंकड़े का विश्लेषण किया जाता है तथा परिणामों की विश्वसनीयता तथा वैधता की पहचान की जाती है। यहाँ तक आपके 3 टॉपिक कंप्लीट होते हैं। कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बाल अपराध से आप क्या समझते हैं और इसके क्या क्या कारण हैं और इसकी रोकथाम के लिए क्या क्या किस किस प्रकार के कार्य हमें करने चाहिए। क्लियर। आज की आपकी क्लास थी 3 टॉपिक की। जो 3 टॉपिक आपको आज करवाए गए हैं उनके वीडियो भी आपके पास ग्रुप में डाल दी जाएंगे, प्लस उसके साथ में उसकी स्कैन कॉपी जो बुक के अंदर टॉपिक दिए गए हैं बुक के स्कैन पेज करके आपके इस ग्रुप में डाल दिए जाएंगे। किसी को वीडियो देख के समझ में आया तो वीडियो देख के समझ सकता है, जो बुक में टॉपिक डालेगा पढ़ के करना चाहे पढ़ के कर सकता है। ये उन कैंडिडेट के लिए है जो भी जिनके पास अब तक किताबें नहीं पहुंची हैं। क्लियर। इससे रिलेटेड किसी प्रकार को डाउट कोई कंफ्यूजन हो तो क्लियर आप कर सकते हैं। ठीक है। और प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग
किसी को कुछ पूछना हो तो हम एक दिन, जैसे कल शनिवार है, कल थोड़ा सा प्रैक्टिस बारे में आपको बताएं कौन कौन सी प्रैक्टिस किस प्रकार से आपने बनानी है। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।